हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग न्यूज़ को देखते हैं जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि पूरे सिटी में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और बहुत ज़्यादा लोग इसका शिकार हो रहे हैं और जो लोग बच चुके हैं उनको सेफ जगह पर पहुंच जाना चाहिए इससे पहले कि वो लोग भी इस वायरस का शिकार हो जाएं। दूसरी तरफ एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग एक रूम के बाहर खड़ी हुई होती है और वो कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए सारा सामान लेकर आ गई हूँ, खाने पीने का भी और जो कुछ तुम लोगों ने कहा था, तो प्लीज अब फौरन से डोर ओपन करो और मुझे अंदर आने दो। तभी लेन डोर ओपन करके उससे वो बैग ले लेता है जिसमें उनके सर्वाइवल का सामान होता है और फिर वो फौरन से डोर बंद कर देता है। जियांग कहती है कि ये क्या, तुम लोगों ने मुझे तो अंदर आने नहीं दिया, मुझे भी अंदर आने दो ना, इससे पहले कि ज़ॉम्बीज़ मुझे काट लें। तो कियान कहती है कि लेन तुम जानते हो ना कि ये तुम्हें पसंद करती है, इसलिए ये चाह रही है कि ये हमारे साथ यहाँ पर आ जाए, लेकिन इसको क्या पता कि हम लोग इसको अंदर आने ही नहीं देंगे। ये भी हो सकता है कि इसको किसी ज़ॉम्बी ने काटा हो और थोड़ी ही देर में ये ज़ॉम्बी बन जाए, इस तरह तो हम सारे मर जाएंगे ना। जियांग कहती है कि मुझे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, तुम लोग मुझे देख भी सकते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कियान कहती है कि नहीं सॉरी, हम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते। ये सुनकर जियांग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि अच्छा अगर तुम सब लोग मरना चाहते हो तो ठीक है, साथ में मरते हैं। फिर उसके बाद वो लाउड स्पीकर पे बहुत ही बड़े बड़े ऐलान करती है और वो सिंगिंग करने भी लग जाती है। ये देखकर वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स बहुत ही डर जाते हैं और वो उसको चुप करने को बोलते हैं, लेकिन वो सिंगिंग किए जा रही होती है। कुछ ही देर में वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भागते हुए आ जाते हैं। ये देखकर जियांग फौरन से भागती है, वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी होती है। वो चुप कर बैठ जाती है और कहती है मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर इतने में वहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि उन सारे ज़ॉम्बीज़ से लड़कर जियांग के पास आता है और वो उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। जियांग उसका फेस नहीं देखती बल्कि उसको हग कर लेती है। उसको कहती है कि तुमने प्लीज मुझे बचा लिया, तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, तुम्हें पता है कि तुम मेरे सेवियर हो, अगर यहाँ पर मुझे ज़ॉम्बीज़ काट लेते तो मैं बिल्कुल भी ना बच पाती, लेकिन तुम हो ना, तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर उसके बाद जियांग जब फैंग के फेस को देखती है तो वो उसको देखकर डर जाती है और वो कहती है कि क्या इसका मतलब कि तुम मुझे बचाने नहीं बल्कि मुझे खाने आए हो। फिर वो जोर जोर से चीखने लगती है कि प्लीज कोई तो मुझे बचा लो और फिर उसके बाद वो जल्दी जल्दी विश करने लगती है कि किसी तरीके से मैं इस ज़ॉम्बी से बच जाऊं और फैंग चुप करके उसको देखे जा रहा होता है। फैंग कहता है कि क्या ये लड़की पागल तो नहीं हो गई है। फिर उसके बाद जियांग सोचती है कि मेरे पास तो एक गन भी है ना, उसी से इसको मार डालती हूँ। तो वो फौरन से अपनी गन निकालती है और वो तो टॉय गन होती है, उसमें से एक बॉल निकलकर फैंग को लगती है। तो फैंग फौरन से जियांग को उठाकर वहाँ से ले जाता है। वो बहुत ही ज्यादा चीख रही होती है और उसको वहाँ से ले जाते हुए सारी क्लास के स्टूडेंट्स भी देख लेते हैं और वो कहते हैं कि ये सब मुझे लगता है हमारी गलती है, इसी वजह से उसको अब ज़ॉम्बी पकड़ कर ले गए और उसको अब मार डालेंगे। फिर उसके बाद जब वो बेहोश होती है तभी फैंग उसके पास होता है और वो उसको देख रहा होता है और तभी फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि जब फैंग ज़ॉम्बी बना था तब उसने अपने लॉकेट में वही जियांग की फोटो को देखा था और तब उसको समझ में आ गया था कि उसने इसी लड़की को लेना है और कुछ भी करके वो इसको लेकर ही रहेगा। देन प्रेजेंट सीन में वो अपने दिल में कहता है कि देखो अब तुम मेरे पास वापस आ ही चुकी हो। फिर उसके बाद जब जियांग को होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ पर कहीं पर भी फैंग नहीं होता, लेकिन फैंग अचानक से उसके पास आकर उसको बाइट कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा चीखती है। इसी ड्रीम की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि सच में भी फैंग वहाँ पर नहीं होता। ये देखकर तो वो बहुत ही एक्साइटेड होती है, लेकिन कुछ ही देर में फैंग वहाँ पर आ जाता है। वो कहती है नहीं प्लीज तुम मुझे मत मारना, मुझे मत काटो, देखो तुम जो कुछ कहोगे मैं वही करूंगी। फिर उसके बाद फैंग वहीं पर आकर बैठ जाता है। जियांग कहती है कि अच्छा यानी कि तुम मुझे खाना चाहते हो तो एक काम करो, मुझे ज़ॉम्बी बना दो, लेकिन थोड़ा सा काटना, मुझे बहुत ही ज्यादा पेन होता है, सिर्फ थोड़ा सा काटना मुझे। तो फैंग फिर जियांग के फिंगर को अपने मुंह में डाल लेता है और उधर ही दिखाया जाता है कि सारे ज़ॉम्बीज चुपकर उन दोनों को ऐसे करते हुए देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि क्या बॉस ने कभी हमारे साथ तो इतने अच्छे से बात नहीं की और ना ही वो कभी हमारे साथ इस तरह से बैठे हैं, और देखो वो एक ह्यूमन के लिए कितना सब कुछ कर रहे हैं, हालांकि वो तो खुद ज़ॉम्बी हैं। वैसे ये बहुत ही गलत बात है, बॉस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद फैंग जियांग को किचन में लेकर आता है और वहाँ पर बिठाता है। जियांग वहाँ पर बहुत सारी नाइफ्स देखती है और उसको लगता है कि अब तो फैंग उसको मार ही डालेगा। तो वो कहती है प्लीज देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो मिस्टर ज़ॉम्बी, मुझे मत मारो, मैं बहुत छोटी हूँ अभी। फैंग कहता है कि मुझे भूख लग रही है। जियांग कहती है भूख लगी है तो क्या हुआ, इसका मतलब है कि तुम मुझे खा जाओगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें भूख लगी है तो जाओ जाकर किसी और चीज को खा लो। वेट मेरे पास एक और आइडिया है, मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खुद कुछ बना देती हूँ, ठीक है? उसके बाद तुम मुझे मत खाना। फिर उसके बाद वो भागते हुए फ्रिज के पास जाती है और वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे इंस्टेंट नूडल्स होते हैं। वो उन सारे नूडल्स को निकाल लेती है और कहती है देखना मैं तुम्हारे लिए ये अभी बना कर लाती हूँ। तो फैंग वो सारे नूडल्स गिरा देता है। जियांग कहती है अब तुम क्या खाना चाहते हो, तुम मुझे ये बता दो, जो कुछ मैं तुम्हें देती हूँ तुम्हें वो तो खाना ही नहीं होता। और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिनके पास अब सारा खाना खत्म हो चुका था और उन लोगों को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही होती है। वहाँ पर अब कोई भी नहीं होता कि वो उनको खाना लाकर दे सके। और इधर फिर फैंग और जियांग दोनों ही शॉपिंग के लिए गए हुए होते हैं। जियांग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। वो कहती है तुम्हें पता है कि मुझे बहुत भूख लग रही थी, शुक्र है कि तुम मुझे यहाँ पर ले आए हो, वरना पता नहीं मैं क्या करती अभी तक।
फिर उसके बाद वो फैंग से कहती है कि मुझे वो वाला टेडी तो दे दो। तो फैंग उसको वो उठाकर दे देता है। जियांग कहती है कि ज़ॉम्बी भाई तुम बहुत ही अच्छे हो। तो फैंग कहता है कि मेरा नाम। जियांग कहती है मेरा नाम? हाँ मेरा नाम। मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारा कोई नाम भी है? तो फैंग उसका कहता है कि मेरा नाम फेंग है। जियांग कहती है कि हाँ तुम्हारी तरह तुम्हारा नाम भी बहुत प्यारा है। और फिर उसके बाद वो लोग दोबारा से शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब जियांग वहाँ से जा रही होती है तो वो वहाँ पर लिन को देख लेती है। लिन उसको कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। जियांग कहती है कि इसमें मैं तुम लोगों की क्या हेल्प कर सकती हूँ? जब मैंने तुम लोगों की हेल्प की थी तब तुम लोगों ने मुझे धोखा दे दिया था, तुम लोगों ने मुझे डिसीव किया था और अंदर भी नहीं आने दिया था, तो अब मैं तुम लोगों की हेल्प क्यों करूंगी? लिन कहता है कि हम लोगों को जल्द से जल्द सेफ जोन पहुंचना होगा, क्योंकि अगर हम लोग सेफ वेस में पहुंच गए तो वहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स भी होंगे और वहाँ पर हमें भी कोई डर नहीं होगा। क्या तुम वहाँ पर नहीं जाना चाहती? ये सोचकर फिर जियांग कहती है कि मुझे इसको पहुंचा ही देना चाहिए वहाँ तक। फिर उसके बाद लिन इसको अपने साथ वहाँ से लेकर जाने लगता है। तो इतने में सामने से फिर फैंग आ जाता है। लिन फौरन वहाँ से भाग जाता है और फैंग जियांग को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। तो जियांग कहती है कि देखो देखो प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं भाग नहीं रही थी बल्कि मुझे लिन अपने साथ लेकर जा रहा था यहाँ से। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, देखो मुझे खाना मत, मैं अपने मॉम डैड से कैसे मिल पाऊंगी? देखो ज़ॉम्बी भाई मेरी बात समझो। तो तभी फिर फैंग उसको छोड़ देता है और कुछ देर बाद वो उसको घर वापस लेकर आता है और वो उसको क्लोज होने वाला होता है। ये देखकर तो जियांग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत ही ज्यादा डरी हुई भी होती है। वो जोर जोर से चीख मार के कहती है कि अच्छा देखो, अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो खा लो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे इस हर चीज से बहुत ही डर लगता है। प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, अब मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे से खाना बना कर लाऊंगी, तुम्हें उसको खा के बहुत ही मजा आएगा, तुम्हें मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो फिर फैंग उसको छोड़ देता और कहता है कि जाओ जाकर खाना बना के लाओ। ये देखते ही जियांग फौरन वहाँ से भागती है और वो किचन में जाती है और कहती है कि अब मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि उसके बाद फिर ये ज़ॉम्बी भाई मुझे खाने का सोचेगा भी नहीं। और इधर फिर वो सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि लिन तुम बाहर गए भी थे और तुम खाने के लिए क्या लेकर आए हो? टिश्यू पेपर्स? क्या अब हम इनको खाएंगे? लिन कहता है कि मेरे पास सच में और कोई चारा नहीं था और तुम लोगों को पता है कि मैंने वहाँ पर जियांग को भी देखा है। तो मैंग कहती है कि जियांग तो कब की ज़ॉम्बीज के हाथों चढ़ गई थी और अब तक तो वो खुद भी ज़ॉम्बी बन चुकी होगी। लिन कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, मैंने उसको देखा था वहाँ पर। और इधर फिर जियांग बहुत सारा खाना रेडी कर लेती है। फिर वो वहाँ पर सारे ज़ॉम्बी से पूछते हैं कि तुम सब लोगों का बॉस कौन है? तो इतने में वहाँ पर फैंग आ जाता है तो वो सब लोग फैंग की तरफ इशारा करते हैं। देन जियांग फौरन से फैंग को बिठाती है और उसको खुद अपने हाथों से खाना खिलाती है और वाइन भी पिलाती है। फिर वो सारे ज़ॉम्बी से कहती है कि तुम सब लोग भी खा सकते हो, बैठ जाओ। फिर उसके बाद वो अपने दिल में कहती है कि अच्छी बात है कि मैंने बहुत ही अच्छे से खाना बना लिया, अब तो कभी भी ये ज़ॉम्बी भाई मुझे खाने का सोचेगा भी नहीं। और फिर इधर स्टूडेंट्स जियांग की फोटोज को देख रहे होते हैं जो कि उसने बहुत सारे खाने और ज़ॉम्बीज के साथ बनाई हुई थी। तब भी कियान कहती है कि नहीं ये सब कुछ झूठ है, मुझे पता है कि वो सिर्फ शो ऑफ कर रही है, वरना इतना सारा खाना उसके पास आएगा कहाँ से। तो फिर तभी लिन कियान को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मैं कहीं से भी खाना ढूंढ कर ले ही आऊंगा। और फिर इधर जियांग उन सारे ज़ॉम्बीज को चेक करती है, उसको लगता है वो सब लोग मर चुके हैं। वो वहाँ से भागने लगती है, तभी फैंग से टकरा जाती है। वो उसको कहती है कि देखो देखो प्लीज मुझे कुछ मत कहना, मैंने इनके खाने में कोई जहर नहीं मिलाया था, पता नहीं ये लोग कैसे मर गए, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। तभी फैंग उसको कहता है कि ज़ॉम्बीज ऐसे ही रेस्ट करते होते हैं। ये देखकर फिर जियांग ओके करती है, अब वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। फिर वो फैंग को कहती है कि ठीक है तुम भी इनकी तरह फिर रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये कह के वो फौरन वहाँ से भागती है। और फिर दूसरी तरफ जियांग के पास उसकी मॉम की कॉल आती है। मॉम उसको कहती है कि सिग्नल बहुत ही बैड हो चुके हैं और किसी भी वक्त हमारी कॉल ड्रॉप हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि प्लीज तुम अपना बहुत ही ख्याल रखना और जल्द से जल्द तुम सेफ जोन तक पहुँच जाओ, कुछ भी करो लेकिन सेफ वेस पर आ जाओ, क्योंकि हम लोग भी वहीं पर ही हैं। मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र हो रही है। जियांग कहती है कि ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगी। फिर वो कहती है कि अब मुझे भागना ही होगा यहाँ से। फिर उसके बाद वो जाने लगती है, तभी अपने सामने फैंग को देख लेती है। उसको देखकर वो जोर की चीख मारती है और कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे मुझे ये बताओ कि क्या तुम ज़ॉम्बी सोते नहीं होते? थोड़ी देर के लिए तो तुम रेस्ट कर लो ना। तो फैंग कहता है कि नहीं मैं रेस्ट नहीं कर सकता। तभी जियांग उसको कहती है कि तुम अपनी आंखों को देखो, कब से तुम नहीं सोए और देखो ये कितनी खराब हो रही हैं, तुम्हें सो जाना चाहिए। फिर उसके बाद वो उसको धक्का देती है और कहती है चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। फिर वो उसको सारी स्टोरी सुना देती है और कहती है तुम्हें अभी भी नींद नहीं आई? तो फैंग कहता है कि बिल्कुल नहीं। फिर जियांग अपने हेडफोन्स फैंग को पहना देती है और कहती है कि देखो जब मैं भी बैड वाइब्स में होती थी ना, तब ये मेरे बैड वाइब्स को दूर करने में मेरी बहुत हेल्प करते थे और मुझे इसको पहनने के बाद नींद भी आ जाती थी, तो इसलिए ये तुम भी पहनो, देखना तुम्हें भी नींद आ जाएगी। फिर उसके बाद जब फैंग उनको पहनता है तो थोड़ी देर में वो सो जाता है। ये देखकर जियांग फौरन वहाँ से भागती है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट एक घर के बाहर आए हुए होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर जियांग को देख लें तो क्या हम लोग उसको पहचान पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि ज़ॉम्बीज़ ने उसकी शक्ल ही बिगाड़ दी हो। तो लिन कहता है कि हो सकता है कि हम लोग उसको पहचान जाएं। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर जियांग भी आ जाती है और वो कहती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो सारे कहते हैं कि क्या इसका मतलब है कि तुम अभी तक ठीक हो और ज़ॉम्बीज़ ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। फिर उसके बाद लिन कहता है कि प्लीज तुम हमें माफ कर देना, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब सारे लोग सेफ जोन में गए हुए हैं
अगर तुम चाहो तो हमारे साथ सेफ वेस में चल सकती हो, हम तुम्हारी भी लाइफ बचा लेंगे और अपनी भी बचा लेंगे। फिर इतने में वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है। वो सब लोग उस ज़ॉम्बी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पर जियांग उस ज़ॉम्बी से बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अगली दफा का खाना भी बना दूंगी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई भी भूखा नहीं रहने देगा। यह सुनकर वो ज़ॉम्बी बहुत ही खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब सारे स्टूडेंट सेफ जोन के बाहर पहुंच जाते हैं तो वो सब लोग जियांग को कहते हैं कि चलो हम लोगों को फौरन से अंदर चलना चाहिए। जियांग कहती है कि नहीं, मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तुम लोगों को पता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग भी इस सेफ जोन के अंदर ना ही जाओ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर सेफ जोन के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे किसी न किसी की हेल्प जरूर कर रहे हैं। सेफ जोन में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बीमार होंगे और वहाँ पर हर कोई उनकी हेल्प करने में लगा हुआ है और तुम लोग तो ये काम भी नहीं कर सकोगे, तो इसीलिए बेहतर यही है कि सेफ वेस में ना ही जाओ। और मैं तुम लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर ही रहूंगी। ये सब कुछ सुनकर लिन पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि हम लोग तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, मैं तुम्हें तो कभी भी अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। फिर उसके बाद वो एक नाइफ निकाल लेता है और उसको कहता है कि अब तुम हमें बचकर दिखाओ, हम लोग तो यहाँ से सेफ चले जाएंगे लेकिन तुम यहीं पर ही फंस जाओगी, अब तुम देखो जरा। फिर उसके बाद वो अपना हाथ काटता है और अपना ब्लड जियांग के ऊपर लगाकर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। जियांग सब कुछ देखकर बहुत ही डर जाती है। इतने में वहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज ब्लड की स्मेल सूंघकर आने लगते हैं। ये देखकर वो फौरन वहाँ से भागती है और ज़ॉम्बीज उसके पीछे होते हैं। वो कहती है कि इस दफा तो फैंग भी नहीं उठावा, वरना वही मेरी हेल्प कर देता। मेरा ज़ॉम्बी भैया को तो मैं खुद ही सुला कर आ गई हूँ, अब ज़ॉम्बी भैया ना आया तो मुझे कौन बचाएगा। फिर उसके बाद वो एक बस के अंदर घुस जाती है। वहाँ पर वो अपने कानों पर हाथ रख लेती है और कहती है कि हो सकता है इस तरह मुझे आवाज ना आए और मैं प्रोटेक्ट रहूँ, वरना मैं डरती ही रहूंगी। नहीं, लेकिन मुझे फिर भी बहुत ही डर लग रहा है। वैसे कितनी अजीब बात है ना, इंसानों ने मुझे यूज किया, ज़ॉम्बीज मुझे खाना चाहते हैं। यहाँ तक कि वो मेरे सारे क्लासमेट्स जिनके साथ मैं रोजाना अपना टाइम स्पेंड करती थी और हम लोग साथ में पढ़ते होते थे, उन लोगों ने भी मुझे यूज किया। उन लोगों को भी ये नहीं लगा कि मैं कोई टूल नहीं हूँ जिसको यूज कर लिया जाए। फिर उसके बाद वो याद करती है कि उनके फ्रेंड्स ने उसको किस तरीके से छोड़ दिया था और वो लोग उसकी हेल्प के लिए भी नहीं आ सके। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और रोने लग जाती है। वो कहती है ये सब कुछ मुझसे नहीं सुना जा रहा, मैं बहुत डरी हुई हूँ। फिर इतने में वहाँ पर फैंग आ जाता है और वो उसको अपने हेडफोन्स दे देता है, जिसको सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो पीछे मुड़ के उसको बहुत ही हैरानी से देखती है और फैंग उसको इशारा करके कहता है कि तुम सिर्फ इसको सुनती रहो, उसके बाद तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा और देखना मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद फैंग उसको एक सूट भी देता है और कहता है कि तुम फौरन से अपना ड्रेस चेंज कर लो, ये ड्रेस तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। जियांग कहती है कि क्या पिंक कलर? देखो वैसे भी मैं कोई इंसानों के दरमियान तो नहीं रह रही, बल्कि मैं तो ज़ॉम्बीज के दरमियान में रह रही हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है कि मैंने क्या पहना हुआ है, तो मेरा यही ड्रेस ही ठीक है। लेकिन फैंग कहता है कि नहीं, तुम अपना ड्रेस चेंज करोगी। फिर उसके बाद वो उस ड्रेस को ले लेती है और उसकी प्राइस देखती है। ये देखकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस होता है। फिर वो फैंग से कहती है कि चलो तुम लोग अब दूसरी साइड पर देखो, मैं जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज करती हूँ। जब फैंग दूसरी साइड पर अपना फेस करता है तो थोड़ी देर बाद फिर जियांग अपने कपड़े चेंज कर चुकी होती है और उसको देखकर तो फैंग बहुत ही हैरान हो जाता है। वो काफी इम्प्रेस होता है उसकी ब्यूटी को देखकर। और फिर इतने में वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। वो उसी बस को नॉक कर रहे होते हैं। वो जियांग को कहते हैं कि प्लीज तो हमें बचा लो, हमारे पीछे ज़ॉम्बीज लगे हुए हैं, देखो हम तुम्हारे क्लासमेट्स हैं ना और हम लोगों ने काफी टाइम साथ स्पेंड किया। जियांग सोचती है कि मैं इनकी हेल्प करूँ या नहीं। फिर वो फैंग से कहती है कि अगर मैं इनकी हेल्प ना करूँ तो तुम मुझे क्रूअल तो नहीं समझोगे ना, तुम्हें ये तो नहीं लगेगा कि मैं बहुत जालिम लड़की हूँ। फैंग कहता है कि नहीं, मैं ऐसा तुम्हें नहीं समझूंगा। तो फिर उसके बाद जियांग उन सारे स्टूडेंट्स को अंदर आने देती है। जब वो सब लोग अंदर आते हैं तो एक लड़की वहाँ पर फैंग को देखकर बहुत ही हैरान होती है और वो कहती है कि क्या ये सच में ज़ॉम्बी किंग है? ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और जियांग उन सबको भी देख ही रही होती है कि क्या उसने इनकी हेल्प करके अच्छा किया या फिर नहीं। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी कहता है कि दूसरे सारे ज़ॉम्बी स्टार को चबा चुके हैं। फिर जियांग यही बात स्टूडेंट्स को ट्रांसलेट करके देती है तो सारे स्टूडेंट्स ये देखकर डर जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, प्लीज हम लोग मरना नहीं चाहते, कुछ भी करो और हमें बचा लो। फिर इतने में वहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज दोबारा से आ जाते हैं और तभी लिन उस बस का डोर ओपन करके जियांग को बाहर ज़ॉम्बीज पे धक्का दे देता है। ये देखकर तो फैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सारे ज़ॉम्बीज को जियांग से दूर रहने के लिए बोल देता है। उसके बाद फिर वो लिन के पास आता है और उसका बलगले से पकड़ लेता है। ये देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी जियांग फिर फैंग से कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, उसको छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। और तभी लिन फिर फैंग को गोली मार देता है और कहता है कि ये मैंने बहुत ही अच्छा किया, वरना अभी ये सारे हमें मार देते। और कियान भी ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी जियांग लिन को कहती है कि तुम कभी अपनी फेस पे जाकर मिरर में चेक करना, तुम इन ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा हॉरर नजर आते हो, क्योंकि तुम वैसे भी एक मॉन्स्टर हो, कोई इंसान नहीं हो तुम। क्योंकि इंसान के अंदर ना इंसानियत होती है, लेकिन तुम इस हर चीज से बिल्कुल फारिग हो। फिर उसके बाद वो कियान के पास जाती है और उसको भी बुला भला बोलती है। तो कियान उसको थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तभी फैंग उसको बचा लेता है। तो लिन फिर फैंग को दोबारा से गोली मारने लगता है, लेकिन तभी फैंग उससे वो गन छीन लेता है
और वो उस गन को जियांग को दे देता है। जियांग कहती है कि तुम जैसे इंसानों से तो अच्छा था कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ही रह लेते, क्योंकि तुम लोग तो इंसानों से भी ज्यादा बुरी चीज हो, पता नहीं तुम लोग हो क्या चीज। फिर उसके बाद वो फैंग से कहती है कि चलो तुम्हें मैं घर लेकर चलती हूँ और तुम्हारा ट्रीटमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, इस बुलेट को निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो सब लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद फिर जियांग वो बुलेट निकाल देती है और फिर उसके बाद वो उसके इंजरी को भी सी देती है। वो उसको ऑइंटमेंट लगाती है ताकि वो इंजरी इन्फेक्शन ना बन सके। उसके बाद वो फैंग से कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुमने ये नेकलेस क्यों पहना हुआ होता है, तुम हमेशा इस नेकलेस को पहन कर रखते हो, मुझे ये बताओ कि तुम इसको क्यों पहनते हो। और दूसरी तरफ फिर जियांग की मॉम कहती है कि मेरे पास एक नेकलेस था, मैंने लगता है मुझे खो गया है वो, और अब पता नहीं वो मुझे कहाँ पर मिलेगा। तो डैड कहते हैं कि तुम तो हो ही ऐसी, हर चीज तुम घुमा देती हो। तो मॉम कहती है कि अब मुझे जियांग की फिक्र हो रही है, वो अभी तक सेफ बेस में नहीं आई है, पता नहीं वो कैसी होगी और वो जिंदा भी होगी या फिर नहीं। तो डैड कहते हैं कि वो वैसे भी एक सर्वाइवल है, वो अपनी जान बचा सकती है, तुम फिक्र मत करो, वो अपनी केयर कर लेगी। और फिर इतने में वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। तो मॉम फिर उनके पास जाती हैं और लिन से कहती है कि तुम्हारे नेक को क्या हुआ। लिन कहता है वो ज़ॉम्बीज़ की वजह से हो गया। मॉम कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम सब लोग बहुत बहादुर हो, तुम लोगों ने ज़ॉम्बी से फाइट की होगी है ना, तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। तभी डैड कहते हैं कि मेरी बेटी किधर है। लिन कहता है कि आपकी बेटी को ज़ॉम्बी ने किडनैप कर लिया है, ज़ॉम्बी किंग के पास है वो। ये सुनकर तो मॉम मजीद हैरान हो जाती हैं और वो कहती हैं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी ऐसे नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। तभी लिन कहता है कि हमने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, ये इंजरी भी मुझे उसको बचाते हुए हुई है, लेकिन हम लोग उसको नहीं बचा पाए। ये सुनकर तो मॉम बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही होती हैं और वो बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग फैंग को कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं बचाना चाहते ना तो ना बताओ मुझे, देखो मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारे नेकलेस के बारे में जानने का, तुम ना अपना नेकलेस अपने पास ही रखो। फिर इतने में उसके पास मॉम की कॉल आती है, तो वो साइड पर चली जाती है और वो मॉम से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम और मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मॉम कहती है कि तुम्हारे तो सीनियर ने मुझे बताया है कि तुम्हें ज़ॉम्बी किंग ने पकड़ लिया है और अब तुम बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। जियांग कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, वो ज़ॉम्बी किंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो डैड फिर उसको कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम दिन के अंदर अंदर हमारे पास वापस आओगी और तुम्हें पता है कि ज़ॉम्बीज़ के सबसे वीकेस्ट स्पॉट उनका स्कल होता है, तो इसीलिए तुम उसके ऊपर वार करो और फौरन वहाँ से भाग कर आ जाओ। जियांग कहती है कि ठीक है, मैं 3 दिन बाद आप सब लोगों से बात करूंगी। फिर उसके बाद वो कॉल कट करके फैंग के पास आती है। फैंग उसको कहता है कि कौन था। जियांग कहती है कि कोई नहीं, बस वो बैंक की तरफ से कॉल थी। फिर उसके बाद जब फैंग उसकी गोद में सर रखता है तो उसको उसके डैड की बातें याद आती हैं और वो उसके स्कल को चेक करने लगती है। तभी वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी आता है और वो फैंग के बताता है कि ये आपको मारना चाहती है। फैंग फिर यही बात जियांग से पूछता तो जियांग कहती है कि क्या मैं इसको मारना चाहूंगी, तुम लोगों को क्या हो गया है, मैं इसको क्यों मारूंगी। तो फिर फैंग बताता है कि हम ज़ॉम्बीज़ की हियरिंग पावर बहुत ही ज्यादा होती है, हम लोग कई मीटर से दूर की बात भी सुन सकते हैं आसानी से। ये सुनकर जियांग थोड़ी एम्बैरेस फील करती है और वो कहती है कि इसका ये मतलब हुआ कि कॉल पर ये मेरी और डैड की सारी बातें सुन सका, तो इसीलिए अब इसको इस तरीके से कहने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये सब कुछ जानता होगा। फिर उसके बाद फैंग कहता है कि अगर तुम भागना चाहती हो यहाँ से तो भाग जाओ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा और ना ही मैं तुम्हें कुछ कहूंगा। जियांग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे छोड़कर जाओगे, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ। ये सुनकर फैंग स्माइल करता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जब थोड़ी देर बाद जियांग फैंग के पास जाती है और वो उससे कहती है कि मैंने सुना था कि ज़ॉम्बीज़ की हियरिंग पावर बहुत ही ज्यादा होती है और साथ उनकी हीलिंग पावर भी ज्यादा होती है, तो इसलिए तुम्हारी इंजरी अभी तक ठीक हो जानी चाहिए है ना। फिर उसके बाद वो उसकी इंजरी चेक करती है तो वो तो और भी ज्यादा खराब हो रही होती है। वहाँ पर फिर एक ज़ॉम्बी आ जाता है, उन लोगों को देखकर वो फौरन वहाँ से भागने वाला होता है। तो जियांग कहती है रुको रुको प्लीज, कुछ मिसअंडरस्टैंड मत करना, मैं बस उसकी इंजरी चेक कर रही थी जो कि और खराब हो रही है। फिर उसके बाद वो फैंग से कहती है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं थोड़ी देर में मेडिसिन लेकर आती हूँ, तब तक तुम अपनी इंजरी का ख्याल रखना। ये कह के वो फौरन वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ फिर वो मेडिसिन चेक कर रही होती है, कितने में उसके पास शीवांग आता है। वो उससे कहता है कि तुमने मुझे पहचाना। जियांग कहती है कि हैं, तुम कौन हो। शीवांग कहता है कि तुम मुझे भूल गई हो, मैं तुम्हारा नेबर हूँ। जियांग कहती है कि हाँ हाँ मुझे याद आ गया, क्या हुआ, तुम्हें कोई काम है क्या। तो शीवांग कहता है कि तुम्हारी मॉम डेथ हो गई है उनकी। ये सुनकर जियांग बहुत ही हैरान हो जाती है और सारा सामान वहीं पर फेंककर शीवांग के साथ भागती है। उधर फिर वो सारा सामान वही ज़ॉम्बी फैंग तक पहुंचाता है और वो ज़ॉम्बी फैंग को बताता है कि जियांग ये सारा सामान ले रही थी, लेकिन उसके बाद वो एक लड़के के साथ वहाँ से चली गई। ये सुनकर फैंग को बहुत ही अजीब लगता है और इधर फिर फैंग इसी बारे में सोचने लग जाता है। दूसरी तरफ जियांग जब अपनी मॉम के पास जाती है तो वो कहती है कि मॉम अभी तो हमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं गुजरा था साथ और अभी आप मुझे छोड़कर चली गई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मॉम, आपको पता है कि आपके जाने के बाद मैं बहुत ही अकेली हो गई हूँ। मॉम आप मेरी बात सुन रही है ना। तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी मॉम भी उठकर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि बेवकूफ लड़की, मैं मर नहीं रही थी, मैं बस ये कह रही थी कि मैं भूख से मर रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर जियांग थोड़ा रिलैक्स फील करती है। फिर उसके बाद उसको मॉम डैड उसको वहाँ से ले जाते हैं और कुछ देर बाद वो उसको एक लैब में लेकर आते हैं। जियांग कहती है कि ये लैब यहाँ पर तो मैं बचपन में आती होती थी,
मॉम डैड कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ पर आती होती थी और ये तुम्हारी फेवरेट जगह थी। तभी जियांग याद करती है कि जब बचपन में एक दफा वो यहाँ पर आई थी तो उसने इस मशीन के अंदर एक लड़के को देखा था जो कि बहुत ही छोटा था। फिर वो उसके लिए केक भी लेकर आई थी, लेकिन उस लड़के ने उसका केक ट्राई नहीं किया था। वो बहुत ही हैरान होती थी कि वो लड़का इस मशीन के अंदर क्या करता होगा। देन प्रेजेंट सीन में जियांग कहती है कि मुझे याद आ गया, इस मशीन के अंदर एक छोटा सा लड़का होता था। अब वो कहाँ पर है और वो कैसा है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद उसको उसके मॉम डैड घर लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर उसकी कजन भी आई हुई होती है। फिर उसके बाद वो सब लोग साथ में खाना खाते हैं। जियांग जब खाने को देखती है तो वो कहती है कि हैं कैन में कौन सा खाना होता है। तभी उसकी आंट कहती है कि हमने पहले से ही सारा खाना स्टॉक करके रख लिया था क्योंकि हमें पता था कि ये सब कुछ हो ही जाएगा। अब हमारे पास खाने की कोई भी कमी नहीं है और ये सारा फ्रोजन फूड है। फिर उसके बाद वहाँ पर एक न्यूज में पता चलता है कि ज़ॉम्बी वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है और अब वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट रूम में जितने भी लोग होते हैं उन सबको वहाँ से जाने के लिए बोल दिया जाता है ताकि वो लोग इस वायरस का शिकार ना हो सके। ये सुनकर जियांग कहती है कि मैं भी तो डिस्ट्रिक्ट डोम में रहती थी ना, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ और वैसे भी ज़ॉम्बीज़ मुझे तो कुछ भी नहीं कह सकते। ये सुनकर उसकी आंट और उसकी कजन हंसने लग जाती हैं और वो लोग कहती हैं कि क्यों, क्या तुम भी खुद ज़ॉम्बी हो क्या, इस वजह से वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। जियांग कहती है कि नहीं, मैं भी विला में ही रहती थी जहाँ पे ज़ॉम्बीज़ मेरे साथ रहते थे और वो सारे मेरे अपने फ्रेंड्स थे, वो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। ये सुनकर तो वो लोग और भी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तभी मॉम और डैड जियांग को साइड पर लेकर आते हैं और वो उससे कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करेगा, तो इसलिए तुम सबको यकीन दिलाना छोड़ दो कि तुम ज़ॉम्बीज़ के साथ रहती भी आई हो और इस बात को जितना सीरियस रखो उतना ही अच्छा है। किसी और को ये बात बताना भी नहीं तुम। फिर उसके बाद वो जियांग को वहाँ से ले जाते हैं और इधर फिर जब सारे लोग सेफ जोन में आने लगते हैं तो शीवैंग उन सबकी चेकिंग कर रहा होता है। उसके अंदर एक फैंग भी होता है। शीवैंग फैंग को कहता है कि तुम तो बहुत ही ठंडे हो रहे हो, रुको मैं तुम्हारा टेम्परेचर चेक करता हूँ। फिर वो उसको चेक करने ही वाला होता है कि वहाँ पर जियांग पहुँच जाती है और वो भागते हुए फिर फैंग के पास आकर उसको हग कर लेती है और उसके कान में कहती है कि जैसे अब मैं प्रिटेंड करूँ तुमने बिल्कुल वैसे ही करना है, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए फिर मुझे मत कहना। फिर उसके बाद वो शीवैंग से कहती है कि इसको अंदर आने दो, ये मेरा फ्रेंड है और मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है ये। शीवैंग कहता है कि क्या तुम्हारा फ्रेंड, लेकिन ये कैसे हो सकता है, तुमने पहले तो मुझे कभी इससे नहीं मिलवाया। तो जियांग कहती है कि अब मैं क्या हर फ्रेंड से तुम्हें मिलवाऊंगी, इसको मेरे साथ जाने दो, ये म्यूट है, ये बोल नहीं सकता, लेकिन ये मेरे साथ ही जाएगा। फिर उसके बाद वो उसको अंदर लेकर आती है तो वहाँ पर एक गार्ड उससे साइन लैंग्वेज में बात करने लगता है। तो दूसरा गार्ड कहता है कि क्या तुम्हारा ये फ्रेंड म्यूट है ना, तो इसका मतलब है कि इसको साइन लैंग्वेज आनी चाहिए, तो ये बात क्यों नहीं कर पा रहा। जियांग कहती है कि कुछ भी करो लेकिन साइन लैंग्वेज में बात करो इनसे। फिर उसके बाद फैंग उनसे साइन लैंग्वेज में बात करता है और कुछ ही देर में वहाँ पर फिर कजन भी आ जाती है। जियांग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है कि इसी गार्ड से मेरी शादी होने वाली है। जियांग कहती है कि अच्छा, यानी कि तुम दोनों हो भी एक जैसे। फिर उसके बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब जियांग वापस अपने घर पर जाती है तो मॉम ने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया होता है। जियांग उसके ऊपर हवा करने लगती है ताकि उसकी खुशबू उसकी कजन के घर तक चली जाए और दूसरी तरफ वो लोग भी इस खुशबू को सूंघते सूंघते इस घर तक पहुँच जाते हैं। और आंट कहती है कि तुम लोगों के पास इतना मजे का खाना कैसे आया। जियांग कहती है कि आंट आपको पता है कि मेरी मॉम ने ये सब कुछ खुद बनाया क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा जेलस होते हैं और उनके वहाँ से जाने के बाद फिर मॉम और डैड जियांग की बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। तो जियांग को याद आता है कि यहाँ पर तो फैंग है ही नहीं और वो फैंग को ढूंढने के लिए चली जाती है। उधर फैंग को दिखाया जाता है जो कि उसी लैब में होता है जहाँ पर वो बचपन में हुआ करता था। वो याद करता है कि उसके पास तब एक लड़की आई थी छोटी सी और उसने उसको कहा था कि तुम हमेशा इस मशीन के अंदर रहते हो, क्या तुम कभी थक नहीं जाते, देखो मेरी भी तो लाइफ है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आऊंगी और तुम वो जरूर खाना, वो बहुत मजे का होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो उसके लिए केक लेकर आती है और कहती है कि तुम केक कैसे खाओगे, तुम तो इस मशीन के अंदर हो, वैसे ये मशीन बहुत ही ज्यादा बुरी है जिसने तुम्हें केक भी नहीं खाने दिया। तभी प्रेजेंट में जियांग उसके पास पहुंच जाती है और वो उससे कहती है कि चलो केक खा लो। फिर उसके बाद वो उस मशीन को देखते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर जब मैं बचपन में आती थी तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता था, मैं उसको केक देती थी लेकिन वो खा नहीं सकता था, वो अनलकी था, लेकिन तुम तो लकी हो ना, तुम मेरा केक खा सकते हो, चलो फौरन से खा लो। अच्छा वेट, मैं तुम्हें उस बच्चे का नाम बताती हूँ। फिर वो उस नंबर प्लेट पर नाम पढ़ने लगती है तो तभी फिर फैंग कहता है कि उस बच्चे का नाम फैंग था। ये सुनकर जियांग बहुत ही हैरान होती है और वो फैंग के पास आती है, उससे कहती है कि इसका मतलब है कि वो बच्चा तुम थे, तुम्हें यहाँ पर क्यों रखा जाता था। तो फैंग बताता है कि मेरे ब्लड के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, मेरे अंदर एक ज़ॉम्बी वायरस को इंजेक्ट किया गया था और उसके बाद मेरे ब्लड्स के ऊपर इंजेक्शन किए गए थे, वो बहुत ही अजीब तरह के ड्रग्स थे और उसके बाद फिर मेरी ये हालत हो गई और अब आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ॉम्बी वायरस हर जगह पर फैल चुका है। ये सुनकर जियांग बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है और वो उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो और मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो। फिर उसके बाद जियांग फैंग के साथ रूम में होती है। इतने में वहाँ पर मॉम लोग आने लगते हैं तो वो फौरन से फैंग को छिपा देती है और मॉम के पास जाती है। मॉम डैड कहते हैं कि क्या तुम्हारे रूम में कोई है। जियांग कहती है कि नहीं, मेरे रूम में कौन हो सकता है। ये सुनकर मॉम और डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं
कि अगर कोई हो भी सही तो हमें तो कोई मसला नहीं है। ये सुनकर जियांग मॉम और डैड को फौरन से रूम से बाहर निकाल देती और डूम लॉक कर देती है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ फैंग एक स्टोर में काम कर रहा होता है। वहाँ पर हर कोई उसकी बहुत तारीफ करता है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है और वो हमेशा काम ही करता रहता है। फिर कुछ देर बाद उसके पास जियांग मिलने के लिए जाती है। वो लोग वहाँ पर काम कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर फैंग पहुँच जाता है और फैंग कहता है कि मुझे पता चला है कि यहाँ पर एक ज़ॉम्बी भी है। यह सुनकर वो सारे हर कोई बहुत ही हैरान था। वो कहते हैं कि क्या ज़ॉम्बी और वो भी यहाँ पर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सेफ जोन है ना और यहाँ पर तो ज़ॉम्बीज नहीं आ सकते। तभी लिन कहता है कि जियांग के साथ जो लड़का खड़ा है ये ज़ॉम्बी है। यह सुनकर हर कोई बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता। तभी जियांग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा फ्रेंड है और बहुत ही अच्छा फ्रेंड है मेरा, ये कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है ना। तो लिन कहता है कि ठीक है, फिर इससे कहो कि अपना मास्क उतारे। इसने अपना मास्क क्यों चढ़ा कर रखा हुआ है अभी तक? जियांग कहती है कि उसकी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से वो बीमार है, इसलिए उसने अपना मास्क लगाया हुआ है। तभी लिन फिर फैंग का मास्क उतार देता और उसके फेस के ऊपर कोई भी मार्क नहीं होता। उसका फेस नॉर्मल इंसानों जैसा ही लग रहा होता। ये देखकर वहाँ पर हर कोई कहता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है। पता नहीं ये लड़का शायद पागल हो गया जो कि हर किसी के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो ज़ॉम्बी है। फिर उसके बाद जियांग भी कहती है कि लिन, तुम्हें इसके ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम इसको लाइक नहीं करते, लेकिन ये क्या बात हुई कि तुम इसके ऊपर इतने बुरे बुरे इल्जाम लगा दो। फिर उसके बाद हर कोई लिन को ही बुरा भला कहने लगता है और तभी जियांग अपने दिल में कहती है कि शुक्र है कि यहाँ पर आने से पहले मैंने फैंग को मेकअप करके दे दिया था, वरना अभी तो मैं पकड़ी ही जाती और फैंग को भी यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो रही होती है। फिर उसके बाद वो लोग घर वापस आते हैं और जियांग फैंग का अपने पेरेंट्स से इंट्रोडक्शन करवाती है। तो मॉम कहती है कि क्या ये यू फैमिली का एल्डेस्ट सन है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम्हें पता है कि ये वही लड़का है जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? जियांग कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ। तभी मॉम कहती है कि फैंग, तुमने मेरा नेकलेस क्यों पहना हुआ है? ये देखकर जियांग भी बहुत ही हैरान होती है और वो उस नेकलेस को देखती है। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जब फैंग उस लैब से भाग रहा था। तभी वहाँ पर वो इस नेकलेस को देख लेता है और ये उसको बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसको लेकर ही वो भागने लगता है। फिर उसके बाद जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि कुछ ज़ॉम्बीज जियांग के पीछे लगे हुए होते हैं। तो वो जियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद उन ज़ॉम्बीज के दरमियान में कूद जाता है और इस तरह सारे ज़ॉम्बीज उसको बाइट कर लेते हैं और अब वो खुद भी ज़ॉम्बी बन चुका था। देन प्रेजेंट सीन में फिर ये देखकर जियांग उसको हक कर लेती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम तब भी मेरे साथ थे और तुम ज़ॉम्बी बनने के बाद भी मेरे साथ हो। डैड कहते हैं कि क्या इसका मतलब है कि ये ज़ॉम्बी बन चुका है? मुझे तो अब बहुत ही ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है मेरा, मैं तो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे घर में एक ज़ॉम्बी रहे। जियांग कहती है कि डैड, आपको पता है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसने बहुत सी लाइव्स बचाई हैं और बहुत से लोगों को प्रोटेक्ट भी किया है इसने। फिर उसके बाद मॉम कहती है कि ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है इससे, तुम जाओ और जाकर इसके साथ टाइम एंजॉय करो। ये सुनकर जियांग बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। फिर उसके बाद वो लैब में अपना कुछ सामान लेने के लिए आती है। तभी वहाँ पर लिन उसको किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ जब फैंग उनके पास पहुँचता है तो लिन कहता है कि हम अब तुम्हें ये नहीं बता सकते कि जियांग को हमने किधर छुपाया हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें और इस सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, फैंग सच में एक ज़ॉम्बी है। फिर उसके बाद वो उसकी तरफ एक नाइफ फेंकता है और उससे कहता है कि कट लगाओ अपने हाथ पर और दिखाओ कि तुम्हारा ब्लड किस कलर का है। तो वो ऐसा ही करता है और उसका ब्लड ब्लू कलर का होता है। तो वो कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम ज़ॉम्बी हो। फिर उसके बाद लिन आगे बढ़ के फैंग को इंजर्ड भी कर देता और ये सब कुछ करके वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। तभी वहाँ पर शिवांग जाता है और फिर वो फैंग को बताता है कि जियांग उसको किस साइड पर मिलेगी और वो खुद लिन को वहीं पर ही रोक लेता है। लिन कहता है कि अच्छा, तो यानी कि अब तुम एक ज़ॉम्बी का साथ दोगे मुझे छोड़कर। शिवांग कहता है कि वो एक ज़ॉम्बी है, लेकिन वो इंसानों से भी ज्यादा अच्छा है और यहाँ पर तो कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो कि ऊपर से तो इंसान है लेकिन अंदर से वो भेड़िए हैं। और आप सब लोगों को मैं एक बात बता दूं कि लिन को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया और वो भी इन्फेक्टेड है, कुछ ही देर में वो खुद भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। फिर उसके बाद लिन अपने वाउंड्स को चेक करता है और वो कहता है कि प्लीज कोई तो मेरी हेल्प कर दो, मैं इस तरह मरना नहीं चाहता, प्लीज कोई मुझे बचा लो ना। लेकिन हर कोई उससे दूर भाग रहा होता है और थोड़ी देर में वो लिन ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो सबकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी कियान उसको गोली मार देती है और वो वहीं पर ही मर जाता है। और फिर दूसरी तरफ फैंग जियांग को ढूंढ लेता है, वो फौरन से उसको आजाद करता है। जियांग उसको वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो कि तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आ गए। फैंग कहता है कि सबसे पहले हम लोगों को घर चलना होगा और फिर उसके बाद वो उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में जियांग और फैंग दोनों साथ में होते हैं। तभी जियांग के पास उसकी मॉम की कॉल आती है और मॉम उसको कहती है कि क्या तुम फैंग को हमारी लेबोरेटरी लेकर आ सकती हो, हम लोग उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं।
हमें उसका ब्लड चाहिए और इस तरह हम लोग ज़ॉम्बी वायरस के खिलाफ एक सीरम तैयार कर सकते हैं। जियांग कहती है कि नहीं, अब वो अपना ब्लड किसी को भी नहीं देगा। उसके ऊपर पहले भी बहुत से टेस्ट हो चुके हैं मॉम, और अब बस बहुत हो गया। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। तभी फैंग उसको कहता है कि जियांग, तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं और तुम्हारी अपनी लाइफ है। तुम मेरे लिए ये सब कुछ ट्यून मत करो। तुम जाओ और जाकर अपनी मॉम की बात मान लो। मैं फिर भी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सब कुछ सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बी वायरस के खिलाफ फाइनली एक सीरम तैयार कर ली गई है और अब आहिस्ता आहिस्ता उससे हर कोई ठीक होता जा रहा है। और फिर अगले सीन में फैंग अपनी कंपनी में होता तो वहाँ पर बहुत से रिपोर्टर उससे पूछ रहे होते हैं कि आप तो ज़ॉम्बी किंग थे ना, तो आप हमें ये बताएं कि एज अ ज़ॉम्बी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो फैंग बताता है कि मैंने ज़ॉम्बी होकर भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि मैंने हर किसी की लाइफ को सेव किया था। और मेरे साथ एक छोटी सी लड़की थी जिसको मैं 10 साल से जानता हूँ। हम दोनों ने मिलकर ही ये सब कुछ कर लिया है और अब बहुत सारे लोगों की लाइफ सेव हो चुकी है। दूसरी तरफ ये सब कुछ जियांग भी सुन रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है इस हर चीज से। और फिर कुछ ही देर में वहाँ पर फैंग भी आ जाता तो वो फौरन से अपने नूडल्स छिपा देती है। फैंग वहाँ पर आकर उसके नूडल्स उठा लेता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि दोबारा तुम जंक फूड नहीं खाओगी। फिर उसके बाद वो उससे अपने नूडल्स लेने लगती है, लेकिन वो उसको नहीं देता। और फिर अगले सीन में क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग सो रही होती है। तो सू उसको उठाती है और कहती है कि जल्दी से उठ जाओ, टीचर क्वेश्चन कर रही हैं। तो वो अचानक से उठकर कहती है कि ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया, जल्दी करो, भागो सारे। ये सुनकर वहाँ पर हर कोई बहुत ही हंसने लग जाता है और टीचर कहती है कि अगर तुम मेरे लेक्चर में सोती रहोगी तो तुम्हारे पास ज़ॉम्बीज़ ही आएंगे तुम्हें खाने के लिए। फिर उसके बाद टीचर वहाँ से चली जाती हैं। तभी जियांग फिर सू को कहती है कि मैंने एक बहुत ही अच्छा ख्वाब देखा है। तो सू कहती है कि क्या हुआ, उसमें तुम्हारा वो फ्रेंड भी था क्या, यानी फैंग, वो भी क्या ज़ॉम्बी बना हुआ था। वैसे मैंने इस तरह की एक मूवी देखी थी और वो काफी ज्यादा फेमस भी हो गई थी बाद में। और फिर उसको वहाँ पर फैंग की आवाज सुनाई देती है तो वो उसको देखकर बहुत ही हैरान होती है और भागते हुए उसके पास आती है। वो उसको देखकर कहती है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल ठीक है, यानी ये ज़ॉम्बी बना ही नहीं था कभी, और इसका मतलब ये है कि ये जिंदा है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी फैंग कहता है कि क्या हुआ, मुझे लगता है कि तुमने कोई बहुत ही हॉरर ख्वाब देख लिया है। चलो सब कुछ छोड़ो, कैफेटेरिया चलते हैं और वहाँ पर चल के कुछ मजे का खाते हैं। वैसे भी तुम्हें इंस्टेंट नूडल्स बहुत पसंद है ना। ये सुनकर जियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही, मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक न्यू ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।